देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। चैलेंज करता हूं कि ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के कर्जों का मामला हो या पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन, मामलात लटकते ही जा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि दोनों मामलात में नताइज आवाम को ही भुगतना पड़ते हैं। इलेक्शन के इल्तिवा के ऐलान के बाद मुल्क में जारी कशीदगी में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे में खिताब में इदारों से राह रास्त सवाल किया कि क्या आपके पास मुल्क की बेहतरी के लिए कोई रोड मैप है। मजीद क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इनके पास अगर आप कोई समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी जानिब वजीर खारजा ने 11 महीनों से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में फिर रहे हैं, मगर वो दुनिया को पाकिस्तान की इमदाद पर खातिर ख्वाह कायल नहीं कर सके। लेकिन कुछ रोज कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन मीडिया से बात कर रहे थे कि दुनिया भर में जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं वो आज इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं, और खान भी किसी सियासी पार्टी या इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं और अवाम को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। क्या कह रहे थे, आइए सुन लेते हैं। अवाम आंखें खोल ले, अवाम देख ले कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ है। दुनिया भर के लॉबियस्ट, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पाकिस्तान के हक में नहीं रहे, जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिशों में मुलविस रहे, आज इमरान खान के हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और मैं ये पहले भी कहता था, इमरान खान की लड़ाई ना ही PMLN से है, ना ही पीपुल्स पार्टी से है, ना ही किसी इदारे के सरबराह से है। इमरान खान की लड़ाई इस मुल्क से, वो इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहा है। इन सब से हटकर हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिद्दत से एक्शन में नजर आती है, चाहे कोई रहनुमा हो या आम कारकुन हो। हुकूमत के अताब से नहीं बच पा रहे हैं। छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। तहरीक इंसाफ इस वक्त अमली तौर पर इलेक्शन की कैंपेन के बजाय अदालतों रिलीफ की कैंपेन में भी मसरूफ नजर आती है। इस हवाले से आज असद उमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे दर्जनों कारकुन गिरफ्तार हैं, जबकि हमारे दौर में ऐसी गिरफ्तारियों की कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। पहली बात तो जरा सा ये जो आपने कहा कि उनके वक्त हमारे वक्त में क्या होता रहा, हमारे वक्त में दो मुख्तलिफ चीज़ों पे देख लें जी। एक तो आज के दिन हजारों तहरीक इंसाफ का वर्कर गिरफ्तार, हजारों, सिर्फ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से तकरीबन 500 से ज़्यादा बंदा गिरफ्तार हो चुका है। तो मुझे तो बता दें कि कोई मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कोई गिरफ्तार किया गया हो इस्लामाबाद में 3.5 साल के अंदर, 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च हुई इस्लामाबाद में, यहाँ पे कोई वर्करों की गिरफ्तारियाँ हुई हों, तो पहली बात तो ये बिल्कुल हुआ नहीं है। जहां तक उनके लीडर्स के सवालात हैं, उसके अंदर सिवाय एक केस के राना सनाउल्लाह वाला, और आपको पता है कि हमारी काबीना के अंदर जिस वक्त बातचीत हुई थी, काबीना के अफराद ने तनकीद की थी कि यार ये तो केस हमें ठीक नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा सारे नैब के मुकदमात थे। नैब के ऊपर कितना इमरान खान का और हमारी हुकूमत का कंट्रोल था वो आपको सबको पता है। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पहले भी काफी तल्ख बयाना देते रहे हैं। मॉडल टाउन का वाकया हो या फिर कोई और सानिया हो, वो
मुस्लिम लीग नून के दौर का बदतरीन कोई और सानिया हो जिस पर वो तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। कल भी एक निजी टीवी पर इंटरव्यू में उनका कहना था कि इमरान खान सियासत को उस जगह ले आए हैं जहां हम में से कोई एक बाकी रहेगा, या तो वो या तो हम, यानी कि एक मर्तबा फिर खुल्ला धमकियां देने पर उतर आए हैं वजीर दाखिला। एक ऐसे वक्त में जहां पहले ही मुल्क खाना जंगी का मंजर पेश कर रहा है, जहां दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उस पर फोकस करने के बजाय वो धमकियां देते फिर रहे हैं। इस किस्म के बयान से इज्तिनाब ही समझदारी है, लेकिन ऐसे बयान के बाद फरीक मुखालिफ से किसी नरम रवैये की उम्मीद नहीं करी जा सकती। मगर राना सनाउल्लाह के बयान के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि सियासत एक दूसरे के नजरिया समझकर आगे बढ़ने का नाम है और हम अपनी हुकूमत में ऑपोजिशन को सियासत का भरपूर मौका फराहम करेंगे। मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुन लेते हैं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं। आप क्या बदमाश है? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। किसी भी मुल्क की अदालतें और अदालती निज़ाम इस मुल्क के आइन और अवामी नज़रियात के मुहाफ़िज़ होते हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ इस वक्त जो सलूक सामने आ रहा है उससे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है? सवाल ये भी है। समझ से बाहर उल्टा दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। कल मरियम नवाज एक इंटरव्यू में कह रही थी कि साबिक जनरल बाजवा के मुताबिक अदालती फैसले जाती पसंद और नापसंद पर किए जाते रहे हैं और ऐसे ही एक फैसले में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। क्या कह रही थी, आइए सुन लेते हैं। तो हमेशा ये सुना था कि कानून अंधा होता है, इंसाफ अंधा होता है, वहाँ पर कानून पर फैसले होते हैं। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है कि बेगमात के कहने पर भी फैसले होते हैं। और इसका सबूत पूरी कौम ने देखा कि जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था। इनके बीवी बच्चे, चाहे वो जस्टिस खोसा हो या वो जस्टिस साकिब निसार हो या बाकी पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके ट्विटर अकाउंट्स आप उठा के देख लें। उस दिन उन्होंने फैसले से कुछ घंटे पहले न सिर्फ एक्साइटमेंट का इजहार किया था बल्कि उनको फैसले का पता था, जिसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने जो कल बात की वो बिल्कुल ठीक की थी कि आइन और कानून पर फैसले नहीं हो रहे थे, एक जाती अनाद पर फैसले हो रहे थे और बेगमात के और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे थे। दूसरी जानिब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुतालिक अस खुद नोटिस केस की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि इंतखाबात तब हो सकते हैं जब हालात साजगारों हकायक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी। अगेन एक मरतबा फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। अदलिया फैसले करे सच्चाई पर और हकाइक पर मबनी और इंसाफ पर मबनी तो बुरी। अदलिया अगर सच और हकाइक के मुनाफी फैसले करे, इंसाफ पर फैसले ना करे तो बुरी। मतलब इस मुल्क में समझ से बालातर है कि सियासतदान चाहते क्या हैं। वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, बस इसकी मिसाल आम ज़दे आम है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर इदारा और सियासी पार्टी अपनी हठधर्मी पर ही कायम रही तो पहले से निढाल आवाम का क्या बनेगा। अगर अदालती फैसलों के आगे भी कोई ना कोई उज़र पेश करके चीज़ों को लटकाने की रीत चल पड़ी तो फिर किसी को काम करने पर कौन मजबूर कर सकेगा। ये वो सवालात हैं जो आज उठाएंगे प्रोग्राम में। साथ पैनल में मौजूद है सबसे पहले जयप्रकाश लोहाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेंटर राना मकबूल हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी के पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जयप्रकाश लोहाना साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। ये पिटिशन आपकी है, दरख्वास्त आपकी है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जिस तरह के हालात और मंजरनामा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आज कहा गया है कि जी दोनों पार्टियां, दोनों फरीक़ैन, चाहे ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, मिलकर बैठकर बात करे, हालात को साजगार करे। क्या करेगी पीटीआई अब? जी मेहरबानी रिदा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम मदऊ किया। जैसे कि आप देख रही हैं कि पिछले 11 महीने से हम आवाम में हैं
और हमने दोबारा फ्री फेयर ट्रांसफर इलेक्शन के लिए हमने अपनी कौमी असम्बली की नशस्त इस्तीफ़े भी दिए, हमने अपनी 2 असम्बली भी कुर्बान की। मुझे पता है जो 2 असम्बलियाँ जो हमने पंजाब और KP के तोड़ने का मकसद क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि हम दोबारा हुकूमत को फोर्स करें कि किसी भी सूरत में आपको जो रिजीम चेंज के बाद जो मैंडेट मिला है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आपने इस 11 महीने में मुल्क की मैशत, मुल्क में जो महंगाई इस नहेज पे पहुंचाई है कि आज अवाम परेशान है। आज हुकूमत से IMF डील नहीं कर पा रही है। आज हुकूमत किसी भी सूरत में हुकूमत नहीं कर रही है। आज आप TV पे चलें, उनको सिर्फ इमरान खान फोबिया हो गई है। मुझे बताएं इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान साहब का कसूर ये था, उसने 3.5 साल जो हुकूमत की, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया। जब इमरान खान को हटाया गया, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी। और मुल्क के जो खिलाफ साजिश किसने की? जो यहाँ हमारे जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए थे, आज वो रिटायर हो गए हैं, वो इस साजिश में शामिल थे। उन्होंने क्या समझा था? उन्होंने ये समझा था कि इमरान खान के जाने के बाद हमें एक्सटेंशन भी मिलेगी, हम इस मुल्क की मैशत को भी संभालेंगे। लेकिन हुआ क्या? ना मुल्क की मैशत इनसे संभली, ना इनसे कुछ हुकूमत न चल पाई। जब दोबारा हमने असम्बली जब हम इलेक्शन की बात करते थे, ये बोलते पहले अपनी सूबाई असम्बली इस्तीफ़ा तोड़ें। जब हमने दोनों असम्बलियाँ तोड़ी तो इनको वो भी समझ में नहीं आई। उसके बाद नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बोला, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिला है परवेज़ इलाही साहब को। जब हमने असम्बली तोड़ी उसके बाद इनका गवर्नर जो आइन और कानून के मुताबिक इनको डेट देनी थी, डेट नहीं दी। और आपने देखा इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आपस में खेल रहे थे। मैं आज समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हुकूमत के साथ, और वो जिन लोगों ने इसको अपॉइंट कराया था वो इनके साथ मिला हुआ है। मुझे पता, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता था मेरा इख्तियार नहीं है डेट देना, इलेक्शन डेट देना गवर्नर का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो फैसला आया, उस पर आपको पता कि जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर था उसने इस फैसले को किस तरह कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, लेकिन फिर बिलाखिर सदर ममलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और इलेक्शन कमिश्नर ने दोनों मिलकर एक डेट दी। मुझे बताओ, एक डेट देने के बाद जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है और सब इलेक्शन कमिश्नर अचानक ये लिखता है, बताता कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगी। वो 8 अक्टूबर, जब आप पहले तो आप बोल रहे थे मेरा इख्तियार नहीं डेट देने का, जब एक डेट अनाउंस होने के बाद आप बगैर किसी को स्टेक होल्डर्स को से मिलने के बाद आप अचानक 8 अक्टूबर की डेट देते हैं। मुझे बताओ, मैं समझता हूँ आज इस मुल्क में न कानून है, न आइन को इन्होंने मुकद्दस समझा है। इन्होंने आइन को एक साइड में रखा हुआ है। अब आप जिस तरह बयानात अभी आपने मुझे राना सनाउल्लाह का एक सुनाया, जो 2 दिन से 1 दिन से बोला या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। मुझे पता है ये मुल्क है या वाकई में ये जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं भाई ये कोई गैंग चला रहे हैं। मुझे पता है मुल्क एक आइन और कानून के हिसाब से चलता है। इलेक्शन किसी सूरत में आपको इलेक्शन आपकी जिम्मेदारी नहीं कराना, इलेक्शन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन कराना। हुकूमत के इदारों का काम होता है इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना, चाहे उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल हो, चाहे उसके फाइनेंस का मैटर हो। कोई ये नहीं है कि ये कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी शहबाज शरीफ नहीं चला रहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं दे सकता। आप अपने MNAs को 50-50 करोड़ फंड देते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे हैं। आप लोगों को जिस तरह की आपने आज देखा, जिस तरह पुलिस गर्दी हो रही है, हमारे वर्करों को, हमारे कारकुनों को, हमारे लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखें हसन न्याजी को गिरफ्तार किया जा रहा है, आज फिर कल उसके FIR कटी है, आज फिर उसको कराची लेके जा रहे हैं। अजहर मशवानी जो हमारी सोशल मीडिया का फोकल पर्सन है चेयरमैन साहब का, इमरान खान साहब का, उसको 3 दिन से गुम किया हुआ है। मुझे बताएं क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? मैं आज मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि कल ये दोबारा इन्होंने भी सियासत करनी है नहीं करनी है।
हमने तो 3.5 साल में किसी एक वर्कर को नहीं गिरफ्तार किया था। हमने किसी लीडर जो इनके जो लीडर्स थे उन पे भी आ गया था, वो गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। केसेस वो थे जो इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN पे बनाए हुए थे, PMLN ने पीपल्स पार्टी बनाए, उन केसेस में पेश हो रहे थे। आज बताओ, इन 11 महीने में आपने कभी टीवी पे देखा है आज कि शहबाज शरीफ को कमर में दर्द हुआ है? वरना इन 3.5 साल में उसकी कमर ही नहीं ठीक हो रही थी, और 11 महीने हशाश बशाश फुल सूट टाई कोट लुई विटान के जूते। नवाज शरीफ देखो हशाश बशाश लगा रहा है, वजन यहाँ से जाने के बाद उसका और बढ़ गया है। आप देख रहे जो अपना स्कार्फ पहनता है, जैकेट पहनता है। यहाँ तो ये बेसिकली बादशाहों की तरह हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन अवाम समझ चुकी है। अवाम आज जो अवाम इमरान खान से मोहब्बत, ये इजहार है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत से नफरत का इजहार नजर आता है मुझे। ओके, सेनेटर राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर राना मकबूल साहब, मरियम नवाज साहिबा आज कहती हैं कि 2 जजेस का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानी की जीत है। अदलिया में मौजूद इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसी तरह हर इदारे के बारे में, क्योंकि आप स्टैब्लिशमेंट के बारे में कहते हैं कि जी बाजवा साहब और फैज साहब के बारे में वो चलाती हैं और बात करती हैं, इंटरव्यूज में भी कह रही हैं, मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू देख लो उठा के, फिर अब वो अदलिया के बारे में कह रही हैं, तो अगर आप लोग की यही से, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब धमकी अंदाज में कह रहे हैं या तो हम नहीं या तो आप नहीं। अगर ऐसी ही करनी है सियासत, तो फिर तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसे करने शुरू कर दे कि जी अदलिया में आपके भी कौन कौन से जो मरियम नवाज साहिबा ने जहाँ शादियां की हैं जिन जिन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की, फिर तो वो भी बातें शुरू हो जाएंगी। फिर अदलिया में कौन आपके रिश्तेदार और जजेस और सारे निकले में, फिर तो वो भी शुरू हो जाएगा। अगर इसी किस्म की, इसी तर्ज पे सियासत करनी है, फिर तो ये मुल्क तबाही के दहाने पे चला जाएगा, बहुत बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, खाना जंगी की तरफ जाएगा। हुकूमत का काम होता है गार्जियन के तौर पे चलना और मुल्क को संभालना, उसमें जो है बर्दाश्त का मादा पैदा करवाना सबके अंदर। तो ये हुकूमत ही जब लड़ाई फसाद पे उतर आएगी तो हालात किस तरफ जाएंगे सर? बड़ी मेहरबानी आपकी। ये पंदो मिसाइल जो है, जो आपने नसीहतें फरमाई हैं, मैं पहुंचा दूंगा उनकी तरफ कि एक दाना हस्ती ने ये बातें की हैं और बड़ी काम की गौहरे नायाब जो है उन्होंने बताए हैं, असूल भी बताए हैं कि क्या करना है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर जस्टिस मुनीर ये फैसला कर दे मौलवी तमीजुद्दीन वाला, तो हम उसको मान लेंगे? जुल्फकार अली भुट्टो वाला फैसला जो है, अगर वो कर दे जस्टिस इमारुल हक है, तो हम उसको मान लेंगे? और अरशद हसन खान अगर एक मिलिट्री डिक्टेटर को 3 साल के लिए आइन में सिंगल हैंडेडली अमेंड करने की पावर दे दे, तो हम उसको मान लेंगे? और जो साकिब निसार जो है, वो किसी को सादे किसी को अमीन बना दे, बाद में मुकर जाए, और फिर हम उसको मान लेंगे? बात ये है, हाँ, हमूदुर रहमान कुछ कहे तो वो मान लेंगे, कार्निलियस कुछ कहे तो वो मान लेंगे, राणा भगवान दास कुछ कहे तो वो मान लेंगे, और अजमल मियाँ कुछ कहे तो वो मान लेंगे। इसलिए चीज़ों को बिटवीन द लाइन स्टडी करने की ज़रूरत है। ऐसे उलट पुलट मारने से काम नहीं चलता है। आज जो 2 जजेस ने जो अपना फैसला दिया, वो आपने पढ़ा है रदा? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा, मैं वही बात कर रही हूँ। क्या लिखा उसमें क्या लिखा है? जरा पढ़े तो सही ना, हमें धक्के से काम ना चलाएं, जरा पढ़े उसको। पहले 2 जज थे जिन्होंने जो फैसले का हिस्सा है, मेन फैसले का, जस्टिस अकरम अल्लाह और वो जस्टिस याजा अफरीदी जो है, उन्होंने क्या लिखा था? अब 7 को जजेस में से 4 ने क्या लिखा है? बाबा को बात तो करने देना, कोई बात जो सब्सटेंशियल रियलिटी, उसको तो रिकग्नाइज करे ना कि 7 जजों में से 4 ने क्या लिखा है और 3 ने क्या लिखा है। सारा जमाना मिलते करता रहा कि खुदा के लिए जो पंजाब का इस किस्सा का पंजाब असेंबली वाला पहले जो 63A की इंटरप्रिटेशन हुई थी, उसके लिए फुल कोर्ट बेंच बना दें। इसके लिए भी सारा जमाना मिलते करता रहा कि फुल कोर्ट बेंच बना दें, ये मसला हल हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप किस तरह के तकाजे आप कर रहे हैं किसी पार्टी से? बात ये है कि आप बैठ के, जो हमेशा लोग कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि आप बैठ जाएं, बैठ के खुद फैसले करें। इस तरह आप फैसले नहीं करवा सकेंगे।
आप मेहरबानी करके ये तानो तशनी की जो चीजें हैं इसको बंद करने की कोशिश करें। हमारी एक उम्मीद थी सदर पाकिस्तान कि वो इसमें करेंगे इंटरवीन। सदर पाकिस्तान ने अपना कारतूस चला दिया ऐसे ही, बड़ी मैच्योर। वो कि जी आपने ये कर दिया, आपने कंटेम्प्ट कर दिया। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कोर्ट ने फैसला करना है कि हुई कि नहीं हुई, सदर ममलकत ने करना। वो इल्जामात लगा दिए। भाई अगर आपको इतना ही इस पे परेशानी है तो आप कभी ये भी कह देते कि पुलिस वालों को क्यों मारा गया, उनके ऊपर पेट्रोल बम क्यों फेंके गए हैं, उनके वो चूहे वाली डांगें क्यों मारी गई हैं, पथराव से कितने आदमी सैकड़ों बंदे क्यों जख्मी किए गए। मतलब कुछ तो आप कहें ना। नहीं तो आपने फैसला पढ़ा है ना, फैसले के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, सुने ना सेंटर साहब। मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा हाँ बोले। तो बड़ा मुश्किल है ना आपके लिए कि आप मुझे इस चीज पे कायल कर लें। नहीं मैं कोई कायल नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मैं फैसले की रोशनी में सवाल कर रही हूँ। आपने तो फैसला पढ़ा है ना। मैं फैसले की रोशनी आपको बता सवाल करने देना मुझे। मैं तो कह रही हूँ आपने पढ़ा है ना। उन्होंने कहा दोनों पार्टियां बैठ के बात करें, फैसला करें। तो क्या आप बैठ रहे हैं? आइडियल, ओहो बाबा ये तो एक आइडियल चीज है। ये आपको पता है जितनी दफा मेरी आपसे बात हुई है मैंने यही कहा, खुदा के लिए किसी पार्ले टेबल पे बैठ जाए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। कौन बिठाएगा? कौन बिठाएगा? बिठाएगा कौन? यही है आज भी। बिठाएगा कौन? Who will lead it? कौन बिठाएगा? नहीं बिठाए ना, प्रेसिडेंट बिठाए ना, प्रेसिडेंट है और कौन करेगा फिर। अभी भी प्रेसिडेंट अपना अगर पूरा जोर लगाए, वो एक्चुअली उनके लीडर जो है उनको डरा देते हैं, धमके मार देते हैं, तो काम खराब हो जाता है ना। बात तो ये है कि अगर ठंडे दिलो दिमाग से बात की जाए तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बैठ के अपना ये फैसला कर ले। आपको याद है कि राना सनाउल्लाह जिसकी आप बात कर रही हैं, कितनी दफा उसने कहा था पिछले महीनों में कि आप आए, हम बैठ जाते हैं, इलेक्शन 2-4 महीने आगे पीछे भी हो सकता है, हम इसके मसले को हल कर लेते हैं। अब आइए मैं आपको एक लीगल बात भी बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं बताई जा रही। आप कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, मेरे दोस्त भी को बात कर रहे थे कि जी इलेक्शन आपको मैं नहीं करा सकता। देखिए आप सेक्शन 58 पढ़ें जरा इलेक्शन कमीशन का, 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें पढ़ें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अगर उसके पास ये रीजन है कि अब वो इलेक्शन कराने में कोई डिफिकल्टी है तो वो उसको शेड्यूल देने के बाद भी पोस्टपोन कर सकता है। या पढ़े जरा उसकी इबारत को जरा पढ़े। तो भाई इतने अरबों रुपए करोड़ों रुपए का बजट लगा दिया इलेक्शन कमीशन पे, आवाम का पैसा है, किस लिए ले रहे हैं फिर वो तनख्वाहें किस लिए ले रहे हैं? बात तो सुन लेना, जिम्मेवारी तो उसी की है ना। 254 जो है आर्टिकल वो भी आप पढ़े कि अगर कोई ऐसी मुश्किलात आती हैं। अच्छा फिर तो अगर इतना ही मसला है नहीं है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। अगली बात जो आप हर रोज करते हैं सारी चैनल्स वाले कि जी ये इंटरवीनिंग पीरियड कैसे होगा, फिर कैसे लेके जाएंगे इंटरिम गवर्नमेंट को, उसके लिए आर्टिकल 267A पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज आर्टिकल कहते हैं। प्रोग्राम के बाद खोल लें इनकी किताब तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं ये दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, बड़े मौजूद शख्स लग रहे थे जो बात कर रहे थे, तो स्टडी कर लें पहले सारे इश्यूज को, उसके बाद बात की जा सकती है, कमेंट्स भी की जा सकते हैं। अगर आप ना भी स्टडी करें, मेरा तो सिंपल सा मासूमाना सवाल है, मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है, सिंपल सा बात ये है रिदा, मेरी बात ये है कि ये बैठ के सुलह सफाई के बिठाएगा कौन, यही तो मैं पूछ रही हूँ। बिठाना किसने है? अब बैठने के लिए भी कौन पकड़ के लाएगा? कान पकड़ के लाएगा कोई कि बैठो बच्चों की तरह? देखें, और हम अपना एक पार्ट वहां से गए थे, वो जो जनरल एक काउंसिल है हमारी पब्लिक इश्यूज के ऊपर, वो इमरान खान साहब को मिले हैं। वो एक आध दिन में प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिल रहे हैं। तो हो सकता है इनकी इंटरवेंशन से कोई ऐसी मीटिंग अरेंज हो जाए जिससे ये मसला हल हो जाए। ये मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर से ये मसला हल हो जाएगा। और जबकि कोर्ट भी कह रही है, सारे कह रहे हैं, सारा मुल्क कह रहा है, तो इसका हल ये है। आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ा मसला है ना। आप तो कह रहे हैं ना हम बना लेंगे चीफ ऑर्गेनाइजर को, आपको आगे तो बढ़े ना। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कह दिया तो कोई हरकत आकर तो नहीं है, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है ना, तो फैसला तो नहीं कर दिया उन्होंने। फैसलों को That sounds something interesting. Okay, ठीक है, सही है। That sounds something interesting. Okay, जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ भी जाने देना, मुझे पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी लेना है। पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक तो दुबई में लगी हुई है, सारे बाहर गए हुए। जुल्फिकार अली बदर साहब क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रिदा, आसिफ अली जरदारी साहब की आंख का कोई ऑपरेशन था तो उसका उन्होंने इलाज कराया, तो उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी हमशीरा बाहर गई है। तो इसके में तो कोई बैठक वाली चीज नहीं है। जब आपकी तबीयत खराब हो और जब कोई फैमिली का कोई भी शख्स हॉस्पिटल में हो तो बाकी फैमिली मेंबर्स उसके साथ होते हैं उस मुश्किल घड़ी में। इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल वाली चीज अच्छा नहीं है। जी, मुल्क में एक जारी है खाना जंगी सा माहौल है, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है, क्या पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? जी देखिए, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से लेके आज भी इस मुल्क के अंदर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। पीपल्स पार्टी आइन की पासदारी करती है, आइन को फॉलो करती है और जो आइन कहता है पीपल्स पार्टी उसको फॉलो करती है। तो आप मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज पूछें, आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बैठ के बात करें, ये बातचीत सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन हो सकती है कि इमरान खान साहब अनकंडीशनल टेबल पे आके बैठे और मामलात को आगे चलाएं तो चीजें तय हो जाएंगी। जब इमरान खान साहब जिद्दी बच्चे की तरह बैठेंगे कि मैंने बैठना ही नहीं, तो फिर कोई भी उनको आके टेबल पे नहीं बिठा सकता, क्योंकि हर बंदे की इज्जत नफ्स है और हर बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि सियासी लचक दिखाएं, और सियासत में लचक के बगैर जिद आपको आगे नहीं लेके जाती बल्कि नुकसान पहुंचाती है। तो ये नफ्स नफीस इमरान खान साहब का अपना फैसला होगा कि वो अनकंडीशनल टेबल पे आके बैठने की बात करें, तो गवर्नमेंट के लोग भी आके बैठ जाएंगे और कोई ना कोई पार्लियामेंट के अंदर हल निकाल लेंगे। जी नहीं, जुल्फिकार अली बदर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जुल्फिकार अली बदर, नहीं, इसमें सवाल ये है, देखिए कि आज भी जो जजमेंट आया और इसके बाद जिस तरह से कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा और जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का भी स्टेटमेंट है, क्या पीपल्स पार्टी भी एग्री करती है इसी सारी सियासत से? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, उनकी जो समझ में आया उन्होंने बात कर दी। मरियम नवाज साहिबा एक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया। हमें सियासत में एक दूसरे के पर्सपेक्टिव का करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके कहने से ये थोड़ी हो जाएगा कि जो उन्होंने कहा है वही हरफ आखिर है। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एक इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। इनका अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपना मंशूर है, अपना अपना इसकी फिलॉसफी है, अपना नजरिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के साथ गवर्नमेंट के अंदर अलाई जरूर है, लेकिन जो सियासी फैसले हैं या कोई मुशावरत से हटके, तो गवर्नमेंट से हटके हैं, वो हर पार्टी ने अपने करने हैं। अगर एक पार्टी का सरबरा या चीफ ऑर्गेनाइजर एक बयान देता है, उस पार्टी का दूसरा देता है, जरूरी नहीं है कि उनकी हर सियासी बात के ऊपर या सियासी बयान के ऊपर। तो बिलावल साहब तो ये स्टेटमेंट दे रहे थे अब से कुछ दिन पहले कि इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे, डिले भी नहीं होने चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए जब भी होने चाहिए। अब जो इलेक्शन डिले हो रहे हैं टाइम देने के बावजूद भी, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? उसमें कोई क्लियर, कोई खुल के बात नहीं कर रहा। वो पार्टी जिसने आइन दिया, जो जमहूरियत की बालादस्ती में यकीन रखती है, वो पार्टी खामोश है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन भी यही मौक़िफ़ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इलेक्शन टाइम से होने चाहिए, ना टाइम से पहले होने चाहिए, ना टाइम के बाद होने चाहिए। अब जब ये फेडरल गवर्नमेंट टाइम पूरा करेगी तो इलेक्शन होंगे। पंजाब असम्बली और KP का जो टाइम था, वो जो डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी थी 30 अप्रैल की, उसके ऊपर हम तैयारी कर रहे थे। बोर्ड मीटिंग भी बिलावल साहब ने की और अपने कैंडिडेट भी शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। अब इलेक्शन कमीशन उस डेट को आगे ले गई है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने जिस बिना के ऊपर फैसला किया है, हमने तो वो देखना है कि वो अगर आइन से तजावज कर रहे हैं या कोई मामला कर रहे हैं, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट उसको उसकी तशरीह कर देगी। ठीक हो गया है। जयप्रकाश राणा साहब, आपने भी दोनों पार्टिसिपेंट की, दोनों जमातों की बात सुनी। वो कह रहे हैं कि जी टेबल पर आते हैं तो फिर बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब अनकंडीशनल वे में टेबल पर आए तो बात होगी, जिद के साथ नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ जो कि वो ये बात कर रहे हैं सेंटर राना मकबूल साहब भी कि जी बढ़ें आगे और अगर ठीक तरीके से बढ़ते हैं तो फिर ओके, हम भी बढ़ेंगे। सदर पाकिस्तान की बात वो कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब की कि वो अपना किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, सेनेटर राना मकबूल साहब एक अच्छे पार्लियामेंट में रहे हैं, हम एक कमेटी में साथ रहे हैं। अगर ज़ाती लेवल पे आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ
राना मकबूल जैसा बंदा अगर भी बीच में पड़ जाए तब भी इलेक्शन कल ही हो जाए, क्योंकि वो भी कानून और आइन पे यकीन रखते हैं और मुल्क हमेशा कानून और आइन के मुताबिक चलता है। मसला राना मकबूल साहब का, मेरा और आपका नहीं है। मसला ये है कि हुकूमत जो अभी चल रही है, हुकूमत को सामने शिकस्त नज़र आ रही है। हुकूमत ये देख रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं कल तो आप पंजाब में जाएंगी, पंजाब में पीएमएल नून बिल्कुल एक उन्होंने अपना बयान, देखो हुकूमत हमेशा जब हुकूमत जाती है आवाम में वो अपना बयान लेके जाती है। हुकूमत ने 11 महीने हुकूमत की है, 11 महीने में जो डिलीवर किया है आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, और आवाम भी इनको जज कर रही है। आज हुकूमत ज़िद क्यों कर रही है कि भाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए? मुझे पता आप यही हुकूमत बोल रही थी भाई हम 25 मई में इलेक्शन करने जा रहे थे, जो आपने जो अगर ये इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं निकलता। लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा है हुकूमत बिल्कुल गैर मकबूल भी हो गई है, और हुकूमत मुझे जो आज जो इनका जो कॉन्फिडेंस, जो आप राना सनाउल्लाह की बातें या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, मुझे बताएं अगर इनको जो सहारा भी मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? इनको कहीं से तो एक सपोर्ट है ना, जिस कॉन्फिडेंस से ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था? इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करने से पहले 8 अक्टूबर क्या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठना चाहिए था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर नहीं है? क्या दूसरी पार्टी जितनी भी हैं पाकिस्तान, चाहे हमारी मुखालफी क्यों न हो, तेरा जमायत, क्या मुझे बताओ, मैं राना मकबूल साहब से सवाल है, क्या आपको इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि भाई हम इलेक्शन की डेट बढ़ा रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? हमको इन इदारों ने, जितने भी पाकिस्तान जो भी हुकूमती इदारे हैं, किसके अंडर काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, हुकूमत के अंडर काम करते हैं। क्या मुझे बताएं सिक्योरिटी मुहैया करना किसका काम होता है? हुकूमत का काम होता है। क्या हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो नीचे इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, क्या बोला कि भाई हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आप इलेक्शन कमीशन से ताउन करो? क्या मुझे बताए इम्पोर्टेड हुकूमत ने फाइनेंस को डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कमीशन को हम फंड मुहैया? मुझे बताओ यही MNAs जब पार्लियामेंट्रियन अपने ज़ाती मकसद के, हल्के ज़ाती तो नहीं कह सकते, अपने हल्के के लिए जाते हुए हमें पैसे चाहिए इलाके की डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए पैसे मिल जाते हैं। तो ये इलेक्शन जब एक टाइम पे देखो पंजाब असेंबली या KP एक जिस तरह देखो पार्टी के चेयरमैन का फैसला था, उसकी डायरेक्शन थी कि हम असेंबली तोड़ना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर ने समरी भेजी, लेकिन असेंबली आइन और कानून के मुताबिक टूटी है ना। जब टूटने के बाद इलेक्शन भी आइन और कानून के मुताबिक तो होने ही होने हैं ना। मुझे बताओ ये अपनी तशरीह करते हैं दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अगर दोनों इकट्ठे कराना चाहते हो तो आप क्यों अभी मुझे कौमी से भी वफाक के साथ आप छोड़ना नहीं चाहते? मुझे बताओ पिछले 11 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो असेंबली में नहीं है। अब हम जब हमारे इस्तीफे भी मंजूर हो गए हैं, आप जब हम कोर्ट में, पहले आप बोले तो असेंबली में आओ, जब असेंबली में जाने की बात हमने की, अब बोला हम आपको आने नहीं देंगे। यहाँ मुल्क देखो, मुल्क में हमेशा रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलता है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, आइन को एक साइड रखा गया है। मुझे पता है अच्छे कानूनदान हैं, बड़े मतलब मुझे ज़ाती तौर पर राना मकबूल साहब की जो पर्सनैलिटी से मुतमिन भी, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन क्या हर बंदे के साथ मजबूरी होती है पार्टी पे या सामने? अगर आप वो जब बैक पे जाएगा तो आप खुद ही समझ रहे होंगे यार ये हुकूमत शिकस्त की वजह से भाग रही है। अगर इनको पता चल जाए कि पाकिस्तान तहरीक पीपल का ग्राफ यहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इशू नहीं है इलेक्शन कराने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि इलेक्शन उनका क्यों, उनका पंजाब में कोई स्टेक नहीं है, उनका KP में कोई स्टेक नहीं है, वो जीरो पे खड़े हैं। उनको तो देखो, वो तो पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी सिंध की दही इलाकों की जमात बची है, वो उसका कोई स्टेक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नून का। मुझे पता अगर PML नून जो आज गिरी है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाकायदा अच्छा किरदार आए PML को तबाह करने में, उनको डाउन करने में,
क्योंकि ये कोई अभी आपस में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी एक दूसरे का दुश्मन समझ लो आप। अभी तो इकट्ठे जैसे जो तर्जमान बैठे हुए हैं, उसने बात की हमारा अलग अलग मैनिफेस्टो है, इनका बेसिकली मैनिफेस्टो है कि एक दूसरे से पिछले जो जंगें इनकी चली 40 साल, एक दूसरे से रिवेंज है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फैसला किया हुआ है कि मुझे PMLN को इस सियासत से ख़त्म करना है। उसने बड़े अक्लमंदी से, बड़ी चालाकी से PMLN को तबाह तो किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि भाई इलेक्शन अगर इकट्ठे पंजाब और KP में हो गए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सूबों में इलेक्शन जीत जाती है तो इनको फिक्र है सिंध चला जाएगा। सिंध अभी तो इमरान खान ने सिंध में कदम रखा नहीं है। जिस दिन उसने सिंध में कदम रखा तो उस दिन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी दिन गिन ले, क्योंकि ये हुकूमतें बादशाही हमेशा नहीं होती हैं। ये बादशाही चलती है जब आप आवाम को डिलीवर करते हैं। आपने जो डिलीवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में किया है वो आपके सामने है। लोगों के पास न पीने के लिए पानी है, न लोगों को सेहत का निज़ाम है। एक NICVD बना के अच्छा काम किया। NICVD जो काम उन्होंने अच्छा किया उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लोग इस मुल्क में दिल के मरीज़ नहीं रहते हैं, लोग और भी मरीज़ हैं। लोगों को सेहत का निज़ाम चाहिए, लोगों को उसको एजुकेशन चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सैलाब में आप देख रहे हैं, अभी मुझे पता सैलाब के लोगों को भूल ही गए, लोग डूब गए, लोग मर गए, लोग तबाह हो गए। आज सैलाब का नाम ही नहीं है। मुझे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने 11 महीने में क्या किया है? जी जुल्फिकार साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने NICVD बनाया है, वो एक पंजाब और KP में भी बनवा देना था, ताकि वहाँ पे लोगों को एटलीस्ट फ्री सहूलियात तो मिलती है। वहाँ तो सेहत कार्ड फ्री था, वहाँ तो हेल्थ। मुझे बताओ पंजाब मुझे बताओ पंजाब में किसी ने हुक्मरानी की है? मुझे बताओ पाकिस्तान को आजाद किए हुए 75 साल हुए, 75 साल में नवाज शरीफ ने ऐसा कोई हॉस्पिटल बनाया? नवाज शरीफ ने ऐसा कोई हॉस्पिटल बनाया जिसमें अपना इलाज करा सके? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कमर में दर्द होता था, लंदन चला जाता है। मोहतरम मरियम नवाज जिसको सर्जरी करानी होती है, प्लास्टिक सर्जरी के वो जिनेवा चली जाती है। शहबाज शरीफ को कमर में दर्द होता है, लंदन चला जाता है। मुझे बताए, हमने 11 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, इन्होंने आते ही वो ख़त्म कर लिया। हमने तो हमारी आप हुकूमत की बात है, इमरान खान साहब ने अपने बलबूते पे प्राइवेटली शौकत खान ने बनाया, कोई छोटा अस्पताल नहीं है। मुझे बताओ आपका काम है 75 साल में आप हुकूमत की है, हमने तो टोटल पूरी 75 3 साल हुकूमत की है, लेकिन वो भी आप हमने 2 साल। मुझे बताओ आपने 2020 और 21 हमने कोरोना में मुल्क चलाया। आज हमने तो इंडस्ट्रियाँ लगाई, आपने तो आज इंडस्ट्री बंद कर दी है इस हुकूमत ने 11 महीने के आगे बाद। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इस तरह काम करें जिस तरह हुकूमत को मुल्क को चलने दे। ये मुल्क रहेगा तो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। मुल्क को आज आपने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। हम ये नहीं चाहते कि हम दोबारा आए पावर में, लेकिन आना उसको चाहिए जिसको आवाम का ख्याल हो। यहाँ तो मुझे बताओ $1 300 हो गया, फ़ायदा किसको हो रहा है? इन्हीं को हो रहा है, क्योंकि इनके असासे कहाँ हैं? इनके असासे जिनेवा में, इनके असासे स्पेन में, इनके असासे UK में, इनके असासे दुबई में, इनके असासे US में, सब कुछ इन्हीं के पास तो है। हमारे पास तो मैं बताऊँ, हमारे पास एक सवाल कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ, मेरा सवाल है, मुझे बताओ आज आसिफ जरदारी साहब दुबई में, हमारी अल्लाह उसको सेहत दे, एक मतलब पुराने सियासतदान है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज दुबई में बैठे हुए ना, आँख की इलाज के लिए बैठे हैं ना। क्या पाकिस्तान में कोई आँख का अस्पताल नहीं है जिससे मतलब जाके आदमी इलाज करा ले? हमारी दुआएं उसके साथ है, अल्लाह उसको सेहतियाब करे, मुल्क की तरक्की में उसका भी रोल है, उसने भी सिंध में खिदमत की है। लेकिन आपने तो NICVD बनाया, आप आँखों का भी अस्पताल बनाते, आप जोड़ों के दर्द का भी अस्पताल बनाते। आपने जो कुछ किया हमें तो समझ नहीं आता है। चलो आपने सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि चले जो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत जो भी किया, आपने तारीफ की, आपका शुक्रिया। असल बात यह है कि इमरान खान साहब ने जिंदगी में कभी 1 रुपए का कारोबार नहीं किया, कभी उन्होंने नौकरी नहीं की। बेगम से जहेज में 300 कनाल का घर मिला। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और उनका खर्चा उठाया। तो अभी खान साहब का कारोबार किस चीज का है? किस तरह उनका घर का निजाम चल रहा है? शौकत खानम से चल रहा है या कैसे चल रहा है? इसके ऊपर भी थोड़ी वजाहत दे दें। नहीं, बिल्कुल दे देता हूँ। मैं बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं,
वो पार्टी चला रहे हैं, अपना घर नहीं चला रहे हैं। पार्टी की जो चलती है, पार्टी में सिर्फ एक इमरान खान नहीं होता जो जिसने पार्टी में खर्च करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरी दुनिया में डोनर्स होते हैं। मैं फंडिंग करता हूँ, वहाँ से इंटरनेशनल फंडिंग आती है, लोग पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं। मुझे बताओ इमरान खान का ज़ाती क्या खर्चा होगा? मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इमरान खान साहब का ज़ाती क्या खर्चा होगा? 2 वक्त की रोटी होगी ना, और क्या होगा मुझे बताओ। इमरान खान साहब ने, मुझे बताओ, नौकर है उनके, इतने घर में इतना 300 कनाल का माशाल्लाह फार्म हाउस है। सही, मुझे जवाब, मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। वो सवाल तो मैंने समझ ही लिया, अभी मुझे जवाब तो दो ना। उसका कितना 2 वक्त का खाने का तो नहीं है, उसके बिजली के बिल है। खान साहब को ये पीटीआई की तरफ से ही फंडिंग हो रही है, उनका घर वहीं से चल रहा है। नहीं, फिर मुझे बता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सा कारोबार कर रही है? हाँ, कारोबार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सुंद हुकूमत चला रही है, सुंद हुकूमत से पैसा आ रहा है। मुझे बताओ, इस 3.5 साल में, इन 3.5 साल में, इन 3.5 साल में इमरान खान साहब ने हुकूमत 3.5 साल की। आज आपकी हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब ने कोई करप्शन की होती या हमारे किसी वजीर ने भी करप्शन की होती तो आप उसके ऊपर केस फाइल करते। मैं समझता हूँ आप लोग इस जहन से, मुझे बताओ इमरान खान साहब ने, आज आपको सारा दिन इमरान खान याद है? असद उमर साहब आज अभी मैडम ने चलाया शुरू में, उन्होंने कहा जी इस मुल्क में ये हो गया। वो सबसे पहले तो जो काबिलियत और अहलियत का सवाल है वो तो उनके ऊपर उठता है कि वो IMF के पास चले गए और IMF से जाके एग्रीमेंट किया, जिसकी वजह से ये हुकूमत भी इतनी प्रॉब्लम में और मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। ये काबिलियत अहलियत वाला तो एक शख्स भी नहीं है इमरान खान साहब के साथ। और अभी खान साहब एजेंडा दे रहे हैं 10 पॉइंट का। जब खान साहब पहले 4.25 साल में कुछ कर नहीं सके, अब कैसे करेंगे सर? देखिए हम लोग भी चाहते थे कि खान साहब आए कुछ बेहतर कर दें, लेकिन खान साहब ने तो डिसअपॉइंट किया। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कहता हो कि जी को खान साहब आएंगे तो बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि जो शख्स 4.25 साल में न टैक्स नेट बढ़ा सके, न ज़राअत बेहतर कर सके, न टूरिज्म के ऊपर बेहतर कर सके, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए, 25,000 अरब रुपए का उन्होंने कर्जा ले लिया आज, जिसकी वजह से सारा मामला चल रहा है। अब देखे ना, चीज ये कि कोई बेहतरी का प्लान हो तो फिर बंदा कहता है कि जनाब खान साहब आएंगे तो ये कर देंगे। खान साहब तो 1 रुपए का, उनको 1 दिन का तजुर्बा नहीं है किसी नौकरी का, कारोबार का। खान साहब मुल्क को कैसे चला लेंगे? मुझे जवाब देना दे। मैं जुल्फ़िकार बदर साहब, मुझे बताए, अभी 3.5 साल हमारी हुकूमत चली, 11 महीने आपकी हुकूमत है। आप छोड़ दें 75 साल का भी रिकॉर्ड छोड़ दें, आप इस 11 महीने में हुकूमत आने के बाद ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो हम आपकी तारीफ़ करें? अगर आप महंगाई को ख़त्म करते, हम बिल्कुल खामोश रहते। अगर इस मुल्क में रोज़गार देते, हम बिल्कुल खामोश रहते। आपने क्या किया? हमने पेट्रोल 150 छोड़ा, आपने उसको 300 किया। हमने डॉलर 150 छोड़ा, आपने उस डॉलर को 300 किया। आप आटा हमने 60 रुपये छोड़ा, आपने आटा 150 रुपये किलो कर लिया। हमने चीनी 60 रुपये किलो छोड़ी, आज चीनी 110 रुपये किलो है। हमने घी 300 रुपये किलो छोड़ा, आप 500 रुपये किलो है। मुझे बताएं, आपने ऐसा कौन सा इन 11 महीने में अच्छा काम किया है जिससे आवाम आपकी सपोर्ट करे और हम खामोश हो जाए? इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में बोला ना, भाई मैं खामोश रहने के लिए तैयार हूँ। आपके पास प्लान क्या है? आपके पास यही प्लान होगा ना जो 11 महीने में आपने किया है, क्योंकि 11 महीने में जो कुछ इस मुल्क को आपने किया, इसाक डार ने किया, आपके फाइनेंस मिनिस्टर की अगर आप तारीफ सुनना चाहते हैं तो कल आप मिफ्ता इस्माइल से सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी तारीफ भी करेगा, बड़े उसको रिगार्ड्स भी पेश करेगा। आप लोग दोनों के दरमियान तो हो रही है मुकाबले में, राना मकबूल साहब की तरफ भी चलना, टाइम कम है। राना मकबूल साहब, ये मईशत का मामला क्या होगा मुझे बता दें। IMF तैयार नहीं है पैसे देने के लिए, उसका तो मुतालबा यही है कि पैसे आपको देते हैं, आप सारे वुज़रा लेके अपने स्विस अकाउंट्स में और बाहर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, आवाम पे नहीं लगाते। सवाल तो सही हो रहा है ना। आप आज कह रहे हैं कि अदलिया को एक्सपोज करो, चीफ ऑर्गेनाइजर कहती हैं, आज कह रही हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करो, फलां को एक्सपोज करो, और भाई सबको एक्सपोज कर लें, ठीक है। आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या डॉलर कम कर दिया? क्या जो आटा 55 किलो रुपए था PTI के दौर में, क्या वो कम हो गया? वो 150 पे पहुंच गया। आटे की लाइन में लगे लोग मर रहे हैं। तो क्या आवाम का कोई ख्याल नहीं है? आप लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का ख्याल है?
आप क्यों ऐसे ज्यादा बढ़ के इल्जाम लगाती है? कौन सा इल्जाम लगा दिया है? इसमें इल्जाम क्या है? कुर्सी की बात ना करें आप। इसमें इल्जाम क्या है बताएं? ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता इसमें है। इल्जाम क्या है मुझे बताइए। मेरी बात तो सुने। हाँ जी। अगर आप ये कहें कि अभी आप छोड़ दें तो कौन है जो कुर्सी को संभाल देगा और सूट आपको बेहतर कर देगा? अब वो लगे हुए हैं, कर रहे हैं, मेहनत हो जाएगी। आपको पता नहीं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैं तो आवाम के लिए बोलूंगी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगे। इंटरनेशनल हो, हम आवाम के आपसे ज्यादा हमदर्द है। हम आवाम के लिए ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं और की है आगे। जो आटे की लाइन में लोग लगे मर रहे हैं। जिस मोटरवे पे आप फराते भरते जाते हैं ना, वो किसने बनाई थी वो मोटरवे? जिस बम को आप लेके बैठे हुए हैं, आवाम के पैसों से बनाई है, कोई एहसान नहीं किया है। ऊपर हमला नहीं कर सकता, वो किसने किया था? आवाम के टैक्स के पैसों से एहसान नहीं है। बाबा को काम तो करने देना, काम तो करने देना। अभी थोड़ा जो है मुश्किल वक्त है। कोई अपने घर से पैसे लेके नहीं आए आप लोग। मेरी बात सुने, आप लोग वो पैसे घर से लेके नहीं आए, आवाम के पैसों से बनाए, मेरे और मेरे मासूम लोगों के पैसों से टैक्स के बनाए। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है जी। आप देखें, अब एक इंटरनेशनल जो है अंदर करंट चल रही है। चाइना ने आपको $2 बिलियन जो है आगे कर दिया, $1 बिलियन और दे दिया। अब आप देखेंगे कि अगर सूरत हाल IMF ने बिहेव न किया तो सूरत हाल यकदम बदल जाएगी। दुनिया की सूरत हाल बदलती जा रही है। ईरान और सऊदीया ये कैसे करीब आ गए हैं और अब दूसरे मुल्क कैसे करीब आ रहे हैं। कल ही आपको ईरान से गैस मिलना शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा आप देखें तो इसमें तो आप लोग शोर मचाते थे जब खान साहब कहते थे मैं ईरान और सऊदीया के माबैन सालसी का किरदार कर दूं। क्यों नहीं लाए? 4 साल रहे हैं, क्यों नहीं लेके आए? 4 साल क्यों नहीं लेके आए? बड़ा बुरा लगता था। 4 साल क्या किया है? 4 साल में 4 साल में सिर्फ यही किया है कि वो गालियां सिखाई है सब लोगों को, ये गालियां, उसको गालियां, उसको गालियां। ठीक हो गया। इसलिए रजा जरा थोड़ा इंतजार करें आप। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें हुकूमत की तरफ से। ठीक है, फिक्र ना करें आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी, आप बड़ी काबिल है, केपेबल है। ठीक है, थोड़ा यानी कि इंसाफ करें और इंतजार करें आवाम। सही है मजीद। ओके, बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब आपका, जुल्फिकार अलवी साहब आपका, जयप्रकाश जौहरी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ईरान और सऊदीया के माबैन जो बात हो रही है और बहुत जिक्र है इसका, उसमें भी खान साहब ने जब कहा कि जी मैं सालसी का किरदार अदा करता हूं, तो सब ने तनकीद का निशाना बनाया और सब ने उनको लताड़ा, जबकि एक अच्छी बात थी। और अगर एक लीडर कह रहा है ये बात तो वो अपने कद के हवाले से बात कर रहा है, जो कि हर बंदा नहीं कर सकता। दिस इज द डिफरेंस in this society in the terms of all leaders. Well, इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।